पाकिस्तान के सीएए में मुसलमान नहीं है, सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में, आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या? वैसे एनआरसी से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी। अनावश्यक किसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है जी। और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीजों से, अफवाहों से बचना चाहिए। विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। जी, बड़ा बयान है आपका। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त? क्या अगले कार्यकाल में इस पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा? आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो बात की थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वो हम लोगों ने किया है जी। तो ये आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इस पे आपका पर्सनल मत भी जानना चाहूंगा। नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मैंने पहले ही बताया। पर वैसे मथुरा काशी के बारे में यही मैं आप लोग तो पहले से कटिबद्ध हैं कि आप इलेक्शन मामला सब जुडिस है जी, मामला सब जुडिस है जी। अब तो मुझे लगता है कि फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक चीज राजनाथ जी और कि काशी और मथुरा अपनी जगह पे है, पर यह सिलसिला कब तक चलेगा? कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे? क्या ये यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए कोई एक जगह पे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे? मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि काशी और मथुरा के बाद हिंदुओं को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है। तो इसका आपका अपना मत क्या है? नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काशी मथुरा के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मामला इस समय सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है। मैं समझता हूँ अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अदालत का फैसला होगा वह करेंगे, जैसा राम मंदिर के। कोई संकोच नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, कम से कम अदालत के फैसले को चाहे कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार तो करना चाहिए। बिल्कुल, करेंगे जी। चुनाव गर्म है, थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। 370 बहुत ही बोल्ड टारगेट, 303 से 370 करीब 20-25% की का बढ़ोतरी, इसको आप कैसे देखते? कहाँ से सीटें आएंगी ये? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि 370 का भारतीय जनता पार्टी की सीटों के संबंध में कह रहा हूँ, जो 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, इसके संबंध में कहीं पर कोई शंका नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एनडीए को 400 पार। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या और ये इस आधार पर कह रहे हैं जी कि जनता का जिस तरीके से विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों पर विजय मिलेगी और एनडीए का नंबर 400 से पार जाएगा। ये सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राम मंदिर की हवा की वजह से नहीं है। इस 370 और भी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे, ये तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा ना कि हम लोगों की पार्टी के बारे में एक विश्वसनीयता, हमारी गवर्नमेंट के बारे में क्रेडिबिलिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी, मोदी जी लेड गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जी, इसके कारण जनता के अंदर एक बहुत ही अधिक विश्वास पैदा हुआ है। इस कारण लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, मोदी सरकार अगर ईडी सीबीआई और ईवीएम नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूं कि ईडी सीबीआई के कारण हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या करप्शन को रूट आउट करने के लिए किसी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, कोर्ट में वह जाते हैं, अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। आप स्वयं फैसला करिए कि कौन गलत है कौन सही है। राजा जी, मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूँ। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है, यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है।
एजेंसी अपना काम कर रही हैं, करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं, हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे क्यों ऐसा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो अपोजिशन साथ में एकजुट होकर सामने नहीं आ पा रहा था, इस मुद्दे को लेकर सब आपस में साथ में आ गए। अभी एक बड़ी भारी रैली भी की। क्या रैली हुई? तो ये भारत जोड़ो जो है ये ऑपोजिशन जोड़ो या आपने करवा दिया है? नहीं, वो भी तो नहीं जुड़ रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि ये पार्टियां, हम लोग ही चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सकारात्मक सोच का एक प्रभावी प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन यह प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। जो प्रभावी भूमिका इनकी होनी चाहिए उसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं फिक्स की जानी चाहिए। ये मुख्यमंत्रियों की अरेस्ट को लेकर, केजरीवाल जी की अरेस्ट को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि देश में चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए। हमारे देश में चुनाव फ्री और फेयर, इस पे आपकी क्या? नहीं, यूनाइटेड नेशन कौन होता है हमारे बारे में कहने वाला फ्री एंड फेयर होने चाहिए? क्या इसके पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए थे? 2019 में नहीं हुए थे? 2014 में नहीं हुए थे? मैं तो कहता हूं उसके पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। ये कहां से बात आ गई? अच्छा, मान लिया कि एजेंसी ने गलत गिरफ्तार किया, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, किसी को गिरफ्तार किया, तो कोर्ट के द्वारा राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट के द्वारा उनकी क्यों नहीं जमानत होती है? कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं रिहा कर दिए जाते हैं? जी, काफ़ी सारे नेता जो हैं काफ़ी समय से जेल के पीछे हैं, मगर संजय सिंह को अभी जो है मैं राहुल जी 6 महीने के बाद। राहुल जी, आप ये बतलाइए जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए जेल में? क्या करें इसके लिए? हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम कहने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। हम एजेंसीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें? क्या करना चाहिए हमको? वो कह रहे हैं कि टाइमिंग कुछ इलेक्शन के पहले ज़्यादा जो है कार्यवाही हो रही है ऑपोजिशन लीडर्स के। इतनी जल्दी क्या थी? थोड़े दिन इलेक्शन तक रुक सकते थे। आपको जानकारी होगी, दिल्ली के मामले में लगभग वर्षों पहले से इसकी जांच चल रही है जी, और उसके परिणाम स्वरूप यह सब सारी चीजें हो रही हैं। और फिर से मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, यदि एजेंसी ने गलत किया है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, एजेंसी ने भी गलत किया है, तो लोगों को कोर्ट से रिलीफ मिलनी चाहिए जी। यदि गलत आरोप चस्पा किए होंगे एजेंसी ने तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत भी नहीं मिल रही है। ज़्यादातर नेताओं को नहीं मिली है। संजय सिंह को राहत मिली है 6 महीने के बाद। ईडी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। क्या लगता है आपको इससे कुछ ऑपोजिशन को बूस्ट मिलेगा? सब एकजुट होकर फिर हल्ला करेंगे? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे कितना